स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास पढ़ाया गया था परमाणु संरचना प्रारंभिक, माने पहला 3 चैप्टर पूरे हो गए हैं। ये 4th चैप्टर आपका, चौथा चैप्टर है परमाणु संरचना आधुनिक। अब इसमें देखा गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा नाभिक की खोज हो गई। परमाणु मॉडल की संकल्पना दी गई। परमाणु मॉडल मुख्यतः 3 बताया गया होगा आपको। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। प्रथम परमाणु मॉडल क्या था? जे थॉमसन था, नाम दिया गया तरबूज मॉडल। दूसरा मॉडल दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, जिसे नाम दिया गया नाभिकीय मॉडल या सौरग्रही परमाणु मॉडल। तीसरा नाम दिया गया है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल होता है। अब इसके बाद कोष उपकोष के उदाहरण बताइए है। फिर ये चैप्टर पूरा होने के बाद अगला जो होता है आधुनिक परमाणु संरचना। इसमें पहला है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। फिर विभिन्न वैज्ञानिकों ने यह देखा कि अति सूक्ष्म आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में तरंग के गुण भी पाए जाते हैं। जब तरंग का गुण पाया जाएगा क्या होगा? उनकी तरंगदैर्घ्य होगी, उन कणों का द्रव्यमान होता है, उनमें वेग पाया जाता है। यहां हम करिएगा सामान्यतः यह देखा गया है कि कुछ आवेशित सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि में तरंग के गुण भी पाए जाते हैं। तरंग के गुण भी पाए जाते हैं। अतः इनमें तरंगदैर्घ्य का गुण होगा, गुण पाया जाता है। यदि या देखिएगा यदि m द्रव्यमान का कण, m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान है तो उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर हो जाएगा h/mv या h/p। ठीक, या लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h/p। इसे क्या कहते हैं? डी ब्रागली समीकरण कहा जाता है। अगर लिखिएगा इसे डी ब्रागली समीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन के वेग अथवा तरंगदैर्घ्य का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, माने डी ब्रागली समीकरण क्या है? डी ब्रागली समीकरण ये हो जाएगा लैम्डा बराबर h/mv या लैम्डा बराबर h/p, जहां लैम्डा बराबर तरंगदैर्घ्य h/h बराबर क्या हो जाएगा? प्लांक नियतांक हो जाएगा
और पी क्या है, समीकरण। ठीक, ये हो गया डी ब्रागली का समीकरण। आप इस पे एक सवाल दे दीजिए, फाइनल होता है। इस पे एक सवाल नोट करिए। सवाल क्या होगा, यह ध्यान दीजिएगा, अगर ये कन्फर्म हो गया तो ये बताइए कि ये नाभिक का परमाणु का नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे गति न करके, ठीक है, पहले संकल्पना देगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करता है, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करके ऐसे गति करता है, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, स्ट्रिंग हो गया और ये दोनों क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कराती है लैम्डा, तरंग दैर्घ्य। ठीक, या दो वर्ग के बीच की दूरी अथवा दो स्ट्रिंग के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। माने तरंग दैर्घ्य की संकल्पना दी गई, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के गति का पथ रेखीय न होकर के ये तभी तरंग दैर्घ्य की संभावना बनती है। एक सवाल देखिए, सवाल में यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, वेग निकालना होगा या वेग दिया रहता है, इसका संवेग निकालना होता है। इसको देखिए सवाल, ठीक है। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया क्या क्या देखिए, नोट करिए। दो गुणित 10⁸ मीटर, सवाल देखिए, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक, सवाल में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, m बराबर दिया है 9.1 × 10⁻31 kg, h बराबर दिया है 6.62 6 × 10⁻34 ये वाला सवाल मिल जाएगा। ठीक है, आप देखो सवाल में जो दिया है वही रखिए। यहां देखें, चूंकि डी ब्रागली, या सवाल पर लिखे देखिए, चूंकि हम सवाल में क्या दिया है, v बराबर दिया है 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। v का मान दिया है, m का मान दिया है 9.1 × 10⁻31 kg, और क्या दिया है, h का मान दिया है 6.624 6 × 10⁻34 जूल। ये वैल्यू दी गई है। करना क्या है, आप लिखेंगे डी ब्रागली समीकरण से क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर होता है h/m × v, या हो जाएगा 626 10⁻34 डिवाइड m कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9.1 × 10⁻31, v दिया है 2 × 10⁸। हल करिए, गुणा भाग करिए, कितना आता है, ये 31 34 ऊपर घटेगा 6.626 × 10 ध्यान दीजिएगा 34 माइनस है, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, घट जाएगा, कितना जाएगा -3, और ऊपर जाएगा ये -10⁻8 डिवाइड बाई, या घटा दो -8 हो जाएगा, -8 8 3 11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा टोटल, नीचे बचेगा 9.1 × 2। ठीक है, अब गुणा करिए, ये हो जाएगा लैम्डा बराबर 6.626 10⁻11 डिवाइड बाई 2 × 2 दोनों 18। ठीक है, भाग दीजिए, भाग देने में जो वैल्यू आएगी उसको देखिए, गुणा भाग करिए,
आंसर आ जाएगा भाग देने पर। यहाँ देखें डी ब्रैकेट से लैम्डा बराबर h अपॉन mv है, m का मान दिया है, v का मान दिया है, h का मान दिया है। वैल्यू रखिए, गुणा भाग करेंगे, फाइनली जो आंसर मिलेगा आपको 3.60 मीटर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की तरंग है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन में कण का गुण पाया जाता है, नंबर 2 तरंग का गुण पाया जाता है। माने कैथोड किरणों की खोज के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन में कण का गुण भी पाया जाता है। फिर एक्सरे विवर्तन के आधार पर यह जस्टिफाई हुआ कि इलेक्ट्रॉन में तरंग का गुण पाया जाता है। माने इलेक्ट्रॉन में कण तथा तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। आप लिखेंगे कैथोड किरणों की खोज के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन में कण के गुण पाए जाते हैं तथा विवर्तन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इसमें वेग या तरंग के गुण भी पाए जाते हैं, ठीक है। माने इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसमें अतः इलेक्ट्रॉन में कण तथा तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन का द्वैती प्रकृति कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये जब कन्फर्म होगा कि इलेक्ट्रॉन में कण का गुण भी पाया जाता है, तरंग का गुण पाया जाता है, तरंग है वेग पाया जाता है, अच्छे होंगे। अब हाइजेनबर्ग ने यह बताया कि किसी गतिशील सूक्ष्म कण जिसमें तरंग तथा कण दोनों गुण पाए जाते हैं उसके स्थान तथा वेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं होता। अगला है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अगली है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक। ये क्या हो जाएगा, हाइजेनबर्ग ने या इस नियम के अनुसार गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग तथा स्थान दोनों का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं, ठीक। माने इन्होंने यह बताया जैसे इलेक्ट्रॉन है गति कर रहा है, ऐसे ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करता है, ठीक है। माने गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थान तथा वेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं होता है। मान लीजिए हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो जैसे ही यह कंफर्म करते इलेक्ट्रॉन का स्थान, लेकिन तब तक जब वेग का निर्धारण करते हैं तब इलेक्ट्रॉन स्थान बदल के यहाँ पर। माने किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन के वेग तथा स्थान
का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं होता। अर्थात गत करते हुए इलेक्ट्रॉन के स्थान तथा वेग दोनों में क्या होता है, अनिश्चितता पाई जाती है। अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स बराबर या ग्रेटर देन एच अपान 4। ठीक, ये होता है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात गतिशील इलेक्ट्रॉन के वेग तथा स्थान दोनों में अनिश्चितता पाई जाती है। दोनों में अनिश्चितता पाई जाती है। ठीक, ये हो गया हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग तथा स्थान दोनों का एक साथ निर्धारित करना संभव नहीं है। अर्थात डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन एच अपान 4। ठीक, ये डेल्टा पी क्या है, संवेग है, डेल्टा एक्स क्या है, स्थान में अनिश्चितता है। यहां लिखते हैं, जहां डेल्टा पी वेग में अनिश्चितता और डेल्टा एक्स स्थान में अनिश्चितता। ठीक, और यह क्या है, प्लांक नियतांक, एच बराबर प्लांक नियतांक। क्लियर, ये हो गया हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। माने गत करते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग तथा स्थान दोनों का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं होता है। मीन्स डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एच अपान 4, जहां पे डेल्टा पी क्या है, वेग में अनिश्चितता है, डेल्टा एक्स क्या है, स्थान में अनिश्चितता है, एच क्या है, प्लांक नियतांक। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं फाइनली गतिशील इलेक्ट्रॉन के वेग तथा स्थान दोनों में अनिश्चितता पाई जाती है। कन्फर्म नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है या उसका वेग क्या है। ठीक है, फिर आगे देखें इसके सवाल। अब इसमें h का मान दिया रहता है, लोग पाई का मान आप जानते हैं। इसमें p का मान, p में क्या है, m और v है, और s क्या है, स्थान। यह इसमें वैल्यू दी रहेगी, इसको हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे यहां देखिएगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एच अपान 4 होता है, या डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी। एम इंटू वी क्या होता है, समय होता है, डेल्टा एक्स क्या है, स्थान। यह जिसमें इलेक्ट्रॉन का मान दिया रहता है, मान कन्फर्म है, वेग दिया रहेगा, एक्स का मान दिया रहेगा। यदि वेग दिया रहेगा स्थान निकाल सकते हैं, स्थान दिया रहेगा तो वेग निकाल सकते हैं। ठीक, इनमें से कोई अगर एक वैल्यू दी है, दूसरी वैल्यू हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाती है वैल्यू। अब इसके देखिए एक सवाल बच्चों, आप बात करते हैं।